हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। 10th क्लास का जितने बच्चे हैं उन सब के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। हिंदी क्लास का है, जितने भी बच्चे हैं उन सब को लिए है। बच्चों, हिंदी क्लास में जितने भी बच्चे अगर उनको याद नहीं होगा तो इस क्लास को देख लेंगे, उनको 2 मिनट में याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब इसको अच्छे तरीके से याद करके और मार्क्स ला सकते हैं। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन सब के लिए है। आइए बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बात करते हैं। पहला है सर्ण विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। इस सर्ण विभाजन और जाति प्रथा है, इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5, ठीक है ना। जो वीवीआई क्वेश्चन है उन सब के लिए आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सर्ण विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। आइए, पहला है क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आंसर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेखक आज के औद्योगिक में गरीबी और उत्पीड़न, मतलब आज के जो उद्योग हुआ, जो मतलब जो इसके बिहार है ना, तो बिहार में जो उद्योग जो होता है, जैसे जो प्रयोग हुआ है, और जो गरीबी और उत्पीड़न है, उस सभी से बड़ी समस्या, उकरो से भी बड़ा माने बड़ा कोई समस्या मानते हैं। और क्यों मानते हैं, आज हम इस आंसर बात करेंगे। आंसर होगा इसका लेखक भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, ठीक है। आज के जो काम है, गरीबी है, समस्या है, उत्पीड़न है, उन सब क्या करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, निर्धारित कार्य मानते हैं, जो अपना कार्य मानते हैं, ठीक है ना। जो अपने थ्रू जो काम किया जाए उसको निर्धारित कार्य मानते हैं, ठीक है। आगे है, क्योंकि अरुचि और विषता वश मनुष्य काम को टालने लगता है, ठीक है। मतलब अपने अंदर से अरुचि को विमनता से, ठीक है, विश्वस्ता वश में मनुष्य काम को टालने लगता है, मतलब अपने मन से कोई काम करने का इच्छा नहीं जताता है, ठीक है। जैसे मान लो कितने बच्चे होंगे कि बोला जाएगा बच्चों तुम इस सब क्वेश्चन को याद कर लो, तो कोई बोले छोड़ो याद हम कर लेंगे, टाइम है ना। अरे बच्चों, टाइम नहीं है, पढ़ने का समय है, चलो आप क्वेश्चन बात करो, ठीक है। यह रुचि हो गया। और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कम काम होता है ना, जैसे कि उन लोगों को तो काम तो करने का मन नहीं करेगा, और जिससे जो काम दिया जाएगा तो उसमें भी कम चोरी चपलूसी काम करेगा, कम काम करने के प्रेरित जाग जाएगी उन लोग की, हाँ मैं काम करूंगा, ठीक है ना। ऐसा होता है, बच्चे लोग बहुत बचाव होता है, ठीक है ना। यहाँ आ गया, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। मतलब यहाँ पे न उन लोग का मन लगता है न ही दिल लगता है, तो वहाँ पे कैसे वो काम कर सकता है, कैसे बता सकता है। आइए, क्योंकि उसका जो स्थिति है, जो मतलब जिस ढाल में जिस तरह से रहता है, उसके स्थिति में जहाँ काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, मतलब उत्साह हो जाता है, ऐसी स्थिति काम में न दिल लगता है, न दिल लगेगा न दिमाग, तो कोई कुशलता से मैंने अच्छा से कैसे काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है, टालने लगता है, ठीक है। और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। हमारा ये पहला क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के जो पक्ष में थे, जो तर्कों पर लेखक ने प्रमुख आपत्तियां बताई है, उस आपत्तियों को आप लोग जान लीजिए, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, इस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। मेरे जितने भी प्यारे बच्चों हैं क्लास को देख रहे हैं बच्चों, आप सब इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आइए, हमारा आंसर होगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा सर्ण विभाजन और का रूप ले लिया है,
जाति प्रथा सर्व विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्या हुआ? अस्वाभाविक, जो लोग अश्व जिसको भाता नहीं है उसको क्या करते हैं? विभाजन करता है, विभाजन नहीं करता है। ठीक है, विभाजन नहीं करता। तो हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों? 3 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है, क्वेश्चन हमारे 3 नंबर है, जिसको आप अच्छे से याद कर लो, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन सब के लिए। ठीक है, आंसर है बच्चों, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि है। बच्चों इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन सब के लिए है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे बच्चों। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी स्वरूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। जो क्या है? अस्वाभाविक है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आपको अच्छे से मार्क आ सकता है। आप लोग इसको याद कर लेना, तो इसमें आपको 10 नंबर आ ही जाएगा। 5 क्वेश्चन में से आप लोग याद कर लो। चलो आप यार बच्चे याद करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसके जो जातिवाद जो थे उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? प्यारे बच्चों आप बात करेंगे आंसर का। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का हीन रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है बच्चों, प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझो, जातिवाद के जो पोषक का तर्क है, ठीक है, आधुनिक भव्य समाज, जो आधुनिक भव्य है, जो मतलब आधुनिक काल जो चल रहा है उसके जो समाज है जो कार्य कर रहा है कुशलता से यानी अच्छा से अपने काम श्रम ने काम वर्ग विभाजन आवश्यक मानता है। क्या मानता है? काम जो अच्छा से करता है उसका विभाजन क्या आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जाति प्रथा क्या? श्रम विभाजन का ही, जो जाति प्रथा है यहाँ पे जाति प्रथा है जो श्रम विभाजन का क्या रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है प्यारे जो दोस्तों, आगे बात क्वेश्चन करेंगे। क्या है आपको कोई बात है? प्यारे बच्चों हम आगे क्वेश्चन का बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन? तक पूर्ण उत्तर दे। ठीक है, आंसर है हमारा 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। क्या इसका? अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, ठीक है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। उसका क्या स्वाभिमान? उसका उजागर होता है, जागृत होता है, और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। ठीक है, क्या है यहां से आज समझ रहे हैं, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। ठीक है, वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। अपने पिता की आंख खोल देता है, यानी कुछ उनको नए तरीके से दिखा देता है। ठीक है, अतः यहां से संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांति
भूमिका है। संपूर्ण क्रांति में मदन की क्रांति भूमिका है, ठीक है, उसकी ज्यादा भूमिका है, उसमें ज्यादा काम किया। अतः इसका नायक मदन है। इसका नायक कौन है? मदन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे 7। लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? ठीक है, क्या बताया है? आवश्यक बताया है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन सब के लिए आया है, ठीक है। आप सब ध्यान से इसको देखो आंसर को। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, पुरातत्व के विज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। जिन्हें भूमि विज्ञान में, पुरातत्व के ज्ञान एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि हो, मतलब रुचि हो, उनको बताया है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? ठीक है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है? आंसर है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। चलो आप, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में मुख्यतः भाषाएं, पहला होगा हमारा नेपाली, दूसरा होगा मराठी, तीसरा होगा संस्कृत, चौथा होगा प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? स्थिरता कैसे आई है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारा आंसर होगा, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है, ठीक है। मतलब कहने का पता है, करीब 2 सदी पहले, 2 सदी पहले में 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के जो टाइप हुआ था, वो अक्षरों के स्थिरता आई है। क्या? वो अक्षरों की एक स्थिरता जो छपने लगी ना पुस्तकें, उनका देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसके पुस्तकें छपने जब लगी, इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या हुआ? स्थिरता आने लगी।